हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और लेंस। प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और लेंस से हम बहुविकल्पीय प्रश्न बना चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर में आता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम क्या करेंगे, बार बार रिविजन करा रहे हैं। ठीक है, तो आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ठीक है, इसमें हम पहला क्वेश्चन को हल करेंगे। बोल रहा है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 अंश है। ठीक है, क्रांतिक कोण कितना अंश है? 30 अंश है। उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करेंगे, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या करेंगे, संबंध जानेंगे। ठीक है, अपवर्तनांक बराबर देखिए क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक बराबर होता है 1/sin c, जहां sin c क्या है, क्रांतिक कोण है। ठीक है, और sin c का मान कितना दिया है, 30 अंश। तो हम n बराबर ज्ञात करेंगे 1/sin 30 अंश। ठीक है, तो sin 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। इसको हम उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी कि उस द्रव का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध हम पहले भी बता चुके हैं कि फोकस दूरी बराबर होता है, फोकस दूरी बराबर होता है r/2। ठीक है, यानी कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, आर को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो संबंध यही होगा। इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एफ। ठीक है, तो एफ बराबर हम लिख सकते हैं क्या, यहां से हम लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर 2 × f, जहां f क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, यही हम बस केवल इतना ही हमको लिखना होगा कि वक्रता त्रिज्या r बराबर 2 × f, यानी कि 2 गुणे फोकस दूरी। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बोला है तीसरा नंबर कि अपने चेहरे को सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए, हमको बोल रहा है कि सीधा भी चाहिए और बड़ा भी चाहिए। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में हमारा सीधा तो बनता है लेकिन बड़ा नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए हमारा उत्तल दर्पण नहीं होगा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा भी बनता है, तो यहाँ पे आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होगा हमारा, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण की हम बात करें तो अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच वह वस्तु रखी जाती है जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है, बड़ा बनता है और क्या होता है, आभासी बनता है। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर, अवतल दर्पण। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है किस प्रकार के दर्पण से केवल आभासी, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, ऐसा दर्पण का नाम बताइए जिसमें केवल क्या हो, आभासी प्रतिबिंब बनता हो। तो देखिए, इसमें आभासी हमको चाहिए, तो उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है, उत्तल दर्पण जिसमें हमेशा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और एक दर्पण होता है समतल दर्पण। क्या होता है, समतल दर्पण। समतल दर्पण में भी क्या होता है, आभासी बनता है। इसमें क्या होता है कि वस्तु के बराबर आभासी प्रतिबिंब बनता है, सेम। और इसमें क्या होता है कि इसमें आभासी तो बनता है लेकिन छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। तो हमारा उत्तल दर्पण या समतल दर्पण भी क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर बोल रहा है कि दर्पण का मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। देखिए, दर्पण का मुख्य अक्ष, तो हम क्या करेंगे, पहले दर्पण बना लेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण ये हम क्या कहते हैं, ध्रुव बोलते हैं, और यहाँ क्या होता है, एफ। ठीक है,
और यहाँ क्या होता है, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष बोलते हैं। दर्पण का मुख्य अक्ष, फिर से सुन लीजिए, किसी भी प्रकार का दर्पण हो, उत्तल हो या अवतल हो, उस दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र से, इन दोनों से होकर जाने वाली सरल रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, लेंस के, इस बार लेंस दे दिया, लेंस के मुख्य अक्ष से क्या तात्पर्य है, दर्पण और लेंस। ठीक है, इसमें क्या बोला है, लेंस बोला है। तो देखिए पहले आप एक लेंस बना लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है, ये क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र। तो देखिए ये जो उत्तल लेंस होता है, यह 2 गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। इसमें 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं, तो इसका भी एक इधर एक वक्रता केंद्र होगा और इसका भी एक इधर क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। तो इसमें इसका परिभाषा ये निकलता है कि लेंसों के गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सरल रेखा को, गोलीय लेंसों के वक्रता पृष्ठों के केंद्रों से, ठीक है, होकर जाने वाली सरल रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, लेंस का मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 4 मीटर फोकस दूरी वाले, ठीक है, 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए लेंस की क्षमता यानी कि अवतल लेंस की क्षमता इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो P से। P बराबर क्या होता है, 1/f, जहां f क्या होता है, मीटर में। ठीक है, f क्या होता है, मीटर में। तो कितना फोकस दूरी दिया है, 4 मीटर। और कौन सा लेंस है, तो अवतल लेंस। देखिए इसमें देखिए एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अवतल लेंस है और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। यानी कि हमको दे दिया है f बराबर -4 मीटर। ठीक है, f बराबर कितना दिया है, -4 मीटर, और ये मीटर में है तो हम निकालेंगे 1 बराबर 1/-4 रखेंगे। और क्या होता है, 1 में हम अगर 4 से हम भाग देंगे तो ये कितना आएगा, माइनस, ठीक है, -0 भाग देंगे तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8 और 4 5 20, यानी कि 2.5, और ये क्या होगा, डायोप्टर होगा, माइनस में आएगा। इसलिए कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, इसलिए आपका आएगा माइनस में 0.25 डायोप्टर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में हम बताएं कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर। और डायोप्टर को क्या प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। तो यह आपका यही आंसर होगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आप पढ़ चुके हैं कि आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, प्रकीर्णन की घटना घटती है जिसके कारण आकाश का रंग क्यों नीला दिखाई देता है। इसका आंसर होगा प्रकाश। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, इसका यही आंसर होगा। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक लेंस, ठीक है, से होकर सूर्य का प्रकाश एक कागज पर डालने से कागज जल उठता है। क्या होता है, जल जाता है। ठीक है, तो लेंस किस प्रकार का है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए 2 प्रकार का लेंस होता है, एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में यही अंतर है कि अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश के किरणों को वह विस्तार रूप से क्या करता है, फैला देता है।
यानी कि अगर उसके पर 5-6 किरण डाल दिया जाए तो 5-6 किरण को क्या करेगा, दोनों तरफ यह फैला देता है। लेकिन उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस यह प्रकाश के किरण को क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। अगर हम इसके पर हम प्रकाश की किरण डालें, प्रकाश के किरण हम डालें तो अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, यह अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पे जाकर के क्या हो जाएंगी, सभी इकट्ठा हो जाएंगी। ठीक है, किसी बिंदु पर जाकर के सभी, यह इसीलिए ये क्या करता है, प्रकाश के सभी किरणों के समूहों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, इकट्ठा कर देता है, जिससे क्या होता है, कागज जल उठता है। यानी कि प्रकाश तेज हो जाएगा वहां पे, ये सभी प्रकाश की किरण इकट्ठा होकर के एक ही बिंदु पर गिरेंगी तो वहां पे प्रकाश कितना हो जाएगा, तेज हो जाएगा, इसलिए कागज क्या होता है, जल उठता है। तो बोल रहा है कि किस प्रकार का है, तो क्या होगा हमारा आंसर, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, और उत्तल लेंस इसलिए होगा कि यह प्रकाश के किरण के समूह को सबको क्या कर देता है, एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। ठीक है, इसलिए कागज क्या होता है, जल उठता है। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर, ठीक है, मुख्य फोकस पर बिंदु आकार की वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, जब हम अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर किसी छोटे वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वस्तु और लेंस के बीच बनता है। ठीक है, और बहुत छोटा बनता है, वस्तु और लेंस के बीच। ठीक है, लेंस के बीच क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर, ठीक है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण किसका, प्रकाश किरण का विचलन नहीं होता है। फिर से सुन लीजिए, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश, ठीक है, प्रकाश किरण का विचलन नहीं होता है। स्पष्ट कीजिए कि क्या इस प्रकाश किरण का, ठीक है, ये प्रकाश होगा, प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, लेंस से जब प्रकाश की किरण लेंस के वक्रता केंद्र यानी कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो प्रकाश का अपवर्तन तो होता है, लेकिन अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण का जो विचलन नहीं होता है। ठीक है, प्रकाश की किरण अपने पथ से जिस तरह से जाती है उसी तरह से क्या होता है, आ जाती है। अगर इसके प्रकाशिक केंद्र से हम प्रकाश को गुजारें तो प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फिर इसी पुनः माध्यम में, ठीक है, इसी रास्ते से पुनः क्या होती है, लौट जाती है। तो हमारा क्या होता है कि विचलन तो होता है, लेकिन अपवर्तन तो होता है लेकिन विचलन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है। प्रकाश किरण का आंसर होगा आपका, प्रकाश की किरण का अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन होता है। ठीक है, होता है, लेकिन यह अपने पथ से विचलित नहीं होती है। यह एक नियम होता है कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वह पुनः उसी माध्यम में उसी रास्ते से क्या होती है, लौट जाती है। इसलिए क्या होता है, यह अपने पथ से विचलित नहीं होती है। ठीक है, आपका यही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि गोलीय दर्पण के लिए, ठीक है, गोलीय दर्पण के लिए U, V व F में संबंध लिखिए। ठीक है, अथवा दर्पण का सूत्र। देखिए, यह ऊपर का प्रश्न और नीचे का प्रश्न दोनों एक ही है, लेकिन थोड़ा चेंज कर दिया है भाषा को। ठीक है, तो दोनों का आंसर एक ही होगा। बोला है कि दर्पण का सूत्र लिखिए एवं प्रत्येक संकेत का अर्थ भी लिखिए। ये जो U, V, F है, इन्हीं को बोला है कि ये जो संकेत दिया हुआ है, यह संकेत किसका है उसको बता दीजिए। देखिए, इसका आंसर क्या होगा। दर्पण के लिए सूत्र होता है हमारा 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, जहां ठीक है क्या होता है, f दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है,
फोकस दूरी। और u की बात करें तो u क्या होता है? ध्रुव से वस्तु की दूरी। क्या होता है? u ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक है। अगर v की बात करें यहाँ पे तो v क्या होता है? वस्तु की माने दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। क्या होती है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, यही होता है। ठीक, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, नाम लिखिए। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर होगा कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। ठीक है, प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? तो 2। पहला अवतल दर्पण, ठीक है, और दूसरी की बात करें तो होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? 2 प्रकार का दर्पण होता है। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे अवतल दर्पण की थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए सतह से होता है तथा उभरे हुए तल पर क्या होता है? कलई किया गया रहता है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण की बात करें तो ऐसा दर्पण जिसमें उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है तथा दबे हुए सतह पर क्या किया गया रहता है? पालिश किया गया होता है। इस प्रकार की दर्पण को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में, ठीक है, वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए। सबसे पहले हम इसका आंसर देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो हम जानते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत होती है। ठीक है, क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अनंत, ठीक है, अनंत होती है। अब देखिए, जब इसकी फोकस दूरी अनंत हो गई तो त्रिज्या भी क्या होगी? अनंत होगी। जब ये अनंत है तो फोकस दूरी क्या होती है? अब उसकी दुगुना होती है त्रिज्या, तो ये भी क्या होगी? अनंत होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक अवतल दर्पण को यदि पानी में रख दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, इसका आंसर यह होगा कि इसको पानी में रखिए चाहे किसी भी वस्तु में रखिए, इसके फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो लिखेंगे इसके फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, इसके फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि यदि एक वस्तु का प्रतिबिंब सदैव छोटा, ठीक है, यहाँ पे सदैव बोला है कि छोटा व आभासी बनता है, ठीक है, तो दर्पण कैसा होगा? ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। देखिए, बोल रहा है कि सदैव छोटा व आभासी होगा। ठीक, तो देखिए
अवतल में हम बात करें अगर अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में सदैव छोटा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर भी बनता है और वस्तु से क्या होता है छोटा भी प्रतिबिंब बनता है। तो इसलिए हमारा अवतल नहीं होगा। ठीक है, अगर अब हम बात करें उत्तल की, तो उत्तल में देखिए सदैव छोटा बनता है और वो भी आभासी होता है और सीधा होता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है, सदैव आभासी भी बनता है, ठीक है, आभासी भी बनता है और क्या होता है छोटा भी होता है। ठीक है, क्या होता है छोटा भी होता है। इसलिए हमारा दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, इसका आंसर उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दर्पण में हम अपने चेहरे का सीधा, ठीक है, सीधा व बड़ा प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो बताइए कि दर्पण कैसा होगा। बोल रहा है कि किसी दर्पण में हमारा प्रतिबिंब, इसी दर्पण में हमारा चेहरा सीधा बड़ा प्रतिबिंब देख रहे हैं, यानी कि हम खुद अपना चेहरा क्या कर रहे हैं, हम बड़ा देख रहे हैं, तो वह किस प्रकार का दर्पण होगा, कैसा दर्पण होगा। ठीक है, तो देखिए उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब बनता है तो छोटा बनता है, और यहाँ क्या दे रहा है कि बड़ा और सीधा, तो क्या होगा हमारा बड़ा होगा और सीधा होगा, तो हमारा अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में हमारा वस्तु अगर फोकस और ध्रुव के बीच रहता है तो दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है और सीधा भी बनता है और क्या होता है बड़ा बनता है। इसलिए इस दर्पण कौन सा होगा, तो अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक है, क्या होगा अवतल दर्पण। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर, ठीक है, अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही, ध्यान दीजिए, वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, क्या होगी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि फोकस दूरी बताइए। इस प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, खुद आपको समझ में आएगा कि यह प्रश्न क्या बोल रहा है। ऐसे जल्दी से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसी में इसका आंसर छुपा है। ठीक है, तो आप पढ़िए। देखिए बोल रहा है कि कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का, यानी कि जो वस्तु है अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ठीक है, और वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, क्या हो रहा है वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, वस्तु पर ही बनता है। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस यानी कि वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। किस पे बनता है, वक्रता केंद्र पर। तो ये क्या है, वक्रता केंद्र पर है, तो हमारा वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, हमको यह ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमको निकल रहा है कि यह 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, और जहाँ पे वस्तु है वहीं पे इसका क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो अवतल दर्पण में ये स्थिति आती है कि जहाँ पे हमारा वस्तु रहता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनता है कि यानी कि जहाँ वस्तु है वहीं पे प्रतिबिंब बना, और वह क्या होगा स्थिति, वक्रता केंद्र होगा। तो वक्रता केंद्र यानी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाए हमारा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी। तो हम फोकस दूरी बराबर क्या होता है हमारा, एफ बराबर क्या होता है r/2 होता है, और हमारा r कितना माना है 30। तो एफ बराबर निकालेंगे तो 30/2, यानी कि हम इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। माइनस हम इसलिए लगाए हैं कि अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, माइनस में होती है, इसलिए हम क्या लगाए हैं, माइनस लगाए हैं। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम यहाँ से लगाएंगे सूत्र, f बराबर क्या होता है, r/2, ठीक है। और f का मान कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया है, f का मान 40 सेंटीमीटर। 40 बराबर r/2 करेंगे, यहाँ से r का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी कि 40 गुणे 2, यानी कि r बराबर हम देखें तो कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि आंसर आपका क्या होगा, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या हमारा कितना आ गई, r बराबर 80 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन समाप्त हुआ। आशा करते हैं आप सबों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।